स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम ग्रुप 16 के जिस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे दैट इज सल्फर। हम बात करेंगे वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। आफ्टर दैट सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स with a special focus on sulfur dioxide and its various oxy acids। और उन सभी ऑक्सी एसिड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। उसकी मेथड ऑफ प्रेपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम लेटर ऑन टेक अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सल्फर। सल्फर जो है ये बेसिकली 3 तरह के एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करती है, मतलब हम इसको 3 फॉर्म्स में ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो सल्फर हमें मार्केट में मिलती है दैट इज रोम्बस सल्फर। येलो कलर का होता है ना। आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स को या अपने दादाजी को बात करते हुए सुना होगा गंधक। सल्फर को क्या बोलते हैं? गंधक, राइट। ये कुछ एनिमल्स को भी दिया जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए घर में जो पेट्स रखे होते हैं या हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको एज अ मेडिसिन भी दिया जाता है। आप जरूर अपने घर में बात करके देखना कि गंधक हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सल्फर का बेसिक दैट इज अल्फा सल्फर, जिसको हम बोलते हैं रोम्बिक सल्फर। इट इज येलो इन कलर, मोस्ट स्टेबल। लो टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सल्फर आप हाथ में लेके देखते हो छोटे छोटे क्रिस्टल्स की तरह होता है येलो कलर का, दैट इज रोम्बिक सल्फर। दूसरा है बीटा सल्फर। इट इज मोनोक्लिनिक, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा फॉर्म। ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, राइट। तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इसकी स्टेबिलिटी कम रहती है। और इन दोनों के साथ वी आर हैविंग वन मोर दैट इज गामा सल्फर, और इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, मैं जल्दी से एक क्विक रिवीजन देती हूं आप लोगों को। अगर कलर की बात करें इट इज येलो, और इसका मोस्टली पेल येलो कलर होगा या फिर बिल्कुल कलरलेस। ठीक है, और दोनों ही क्रिस्टल्स हैं, अल्फा और बीटा, बोथ आर क्रिस्टलाइन, बट दिस इज गामा सल्फर, दिस इज एमॉर्फस। ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस। अल्फा एंड बीटा आर क्रिस्टलाइन while plastic sulfur or gamma sulfur it is amorphous। ठीक है, it is stable at room temperature and it is stable at a temperature greater than 369 Kelvin। तो आप देख सकते हो 369 Kelvin क्वाइट हाई टेम्परेचर। 373 पे तो वाटर बॉईल करना शुरू कर देता है, और क्या हम बॉइलिंग वाटर की हीट को बियर कर पाते हैं? नहीं। तो ये स्टेबिलिटी 369 के बाद आती है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर हम इसको अगर सोचे कि हम हाथ में लेके देख सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब इसकी डेंसिटी 2.07, इसकी डेंसिटी 1.968, तो साफ दिखाई दे रहा है डेंसिटी ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बीटा सल्फर। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट अल्फा का 385.8 केल्विन, और इसका उससे ज्यादा है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहती है, 393 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो जस्ट जब ये मेल्ट करना स्टार्ट करती है, फ्यूज करती है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और दोनों ही शार्प हैं, क्यों? क्रिस्टलाइन है। यस, देन अब इसको बनाना कैसे है? बहुत सिंपल। जो हो गया मैं इसको हटा देती हूं। अब अल्फा सल्फर और रोम्बिक सल्फर, इसको बनाने का तरीका इट्स वेरी सिंपल, बाय इवेपोरेटिंग सल्फर इन CS2, क्योंकि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन CS2। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। अल्फा एंड बीटा दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने डाला CS2, फिर हमने 1 स्पून में, ठीक है, सल्फर लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया। और आपको पता है क्रिस्टल्स बनाने का प्रोसेस क्या है,
व्हेन वी स्टार्टेड हीटिंग, इसको हीट किया, हीट करते करते CS2 सारे का सारा इवेपोरेट हो गया और हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर रोम्बिक स्ट्रक्चर होगा इसका। मोनोक्लिनिक और रोम्बिक स्ट्रक्चर के बेस पे है ना, क्रिस्टल्स वाला स्ट्रक्चर आपने किए हैं सेकंड चैप्टर जो हमारा सॉलिड स्टेट है। तो इसको इवेपोरेट कर दिया और हमारे पास क्या आ जाएगी, रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर। ओके, बीटा कैसे बनाएंगे, नो प्रॉब्लम। हमने रोम्बिक सल्फर ली, एक और कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने ऐड की रोम्बिक सल्फर, दिस इज अल्फा सल्फर और रोम्बिक सल्फर। ओके, इसको इतना हीट किया कि ये मेल्ट हो जाए, ठीक है, हीट टू मेल्ट, लिक्विड बन गया। फिर जैसे हम क्रिस्टल बनाने के लिए इसको कूल करते हैं, ठीक है, बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर एंड अलाउइंग टू कूल, उसको कूल किया तो मोनोक्लिनिक सल्फर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। आप इस प्रोसेस को देख चुके हो वीडियो के अंदर, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूं। तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, नीडल शेप्ड, बिल्कुल तीखे तीखे से क्रिस्टल्स, ठीक है। ये वाली जो सल्फर है नेचर के अंदर उस हर जगह पे मिलती है, यहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सल्फर मिलता है, ठीक है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज हो गई। अब जरा प्लास्टिक सल्फर को देखें, अल्फा या बीटा सल्फर को हीट किया और वो एक मोबाइल लिक्विड बन गया, यहां सिर्फ रोम्बस डाला था ना। अब इसी चीज को हमने क्या किया, अल्फा एंड बीटा दोनों को हीट किया, लिक्विड बन गया और इस लिक्विड को ट्रांसफर कर दिया हमने वाटर के अंदर, इसको मोल्टन फॉर्म में लिया, फिर इसको इसमें ऐड कर दिया। इसमें ऐड करते ही ये एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल बन जाता है विच इज हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टीज, राइट। अब इट इज फॉर्मिंग अल्फा एंड बीटा, बोथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू और बोथ आर कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक सल्फर, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट करेंगे दोनों। अब देखिए, प्लास्टिक टाइप मटेरियल इज फॉर्म्ड दैट इज नोन एज प्लास्टिक सल्फर और इसका कलर जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा होगा तो येलोइश टाइप में ही, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर जो भी कलर है येलो से और डार्क होता जाएगा, ठीक है। एक्चुअली दिस इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, आपको पता है प्लास्टिक्स आर व्हाट, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। और होता क्या है, इसको हम एकदम से ठंडा करते हैं बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से पहले मान लो वो फ्रीज करता है लेट इट बी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमने उसको पहले ही कर लिया, 4 डिग्री पे कर लिया, 10 डिग्री पे कर लिया, 0 पे नहीं आने दिया। 0 पे आके तो वो फ्रीज कर जाएगा और क्रिस्टल बना देगा, तो उसको पहले ही हमने कूल कर लिया, तो उसको टाइम ही नहीं मिलता क्रिस्टल फॉर्म में सेट होने का, तो इट फॉर्म्स एमॉर्फस फॉर्म विच इज इनसॉल्युबल इन CS2। ये दोनों ही CS2 में सॉल्युबल हैं, बट दिस इज इनसॉल्युबल इन CS2। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट मेरे पास है इनका स्ट्रक्चर। अब देखिए, अल्फा और बीटा दोनों ही सल्फर, अब ये प्लास्टिक सल्फर के बारे में इतना ही है, तो जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपको लगते हैं उनको जरूर नोट कर लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, अल्फा एंड बीटा दोनों ही दे आर हैविंग S8 स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है, सल्फर 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 सल्फर, क्राउन शेप्ड, और दिस इज कॉल्ड पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्राउन शेप्ड। और इसकी डायमेंशंस जो हैं वो आप आसानी से देख चुके, एंड एवरी बॉन्ड लेंथ इज 202 पिकोमीटर, राइट। तो इस तरीके से दोनों में ही यही स्ट्रक्चर रहता है। फर्क क्या है, अब दोनों की पैकिंग, क्योंकि डेंसिटी अल्फा की ज्यादा है बीटा की कम, तो इसके अंदर ये जो S8 वाली चेन्स है ना, दे आर अरेंज्ड इन अ मैनर, एक चेन दूसरे में ऐसे फिट हो जाती है, दे आर क्लोजली पैक्ड। लेकिन बीटा के अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से पैक्ड होती हैं, ऐसे इस तरीके से। तो आप देख लीजिए,
मैंने 4 चेन्स इधर लगाई, 4 चेन्स इधर लगाई, दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर मोर denser and these are loosely packed, less denser. ठीक है, more denser as they are closely packed. ये फर्क है दोनों में. है स्ट्रक्चर कौन सा? S8. तो एक चेन के बीच में दूसरी चेन उसके क्रिस्टल में बिल्कुल फिट हो जाती है और दोनों ही क्या है? क्रिस्टलाइन. इसीलिए ये जो क्रिस्टलाइन इसका स्ट्रक्चर बनता है नीडल लाइक, ऐसे तीखे तीखे अंदर बाहर को इसके स्ट्रक्चर्स रहते हैं, है ये क्रिस्टलाइंस. तो ये था इसका स्ट्रक्चर. इसके अलावा अब सल्फर क्या सिर्फ S8 में ही एग्जिस्ट करती है? नहीं, सल्फर हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है. इट कंटेन्स S6 to S20, राइट. और जैसे S6 है, इसका स्ट्रक्चर इट इज चेयर फॉर्म. सल्फर 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 एंड सल्फर. और 620 तक वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है दे आर अवेलेबल. दिस इज कॉल्ड चेयर कॉन्फॉर्मेशन, चेयर फॉर्म. तो सल्फर S6 से लेके S20 तक पाया जाता है. ठीक है, और इसके अंदर जब हमारे पास एक लंबी चेन बन जाती है SN, we call it as catenna. तो what is catenna? A polymeric chain of sulfur. Sulfur is having self-linking and long chain is formed, that is called catenna. ठीक है, तो ये थी various forms. और अब ये forms कहाँ कहाँ exist करती हैं उसको देखने के लिए हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की. अब देखिए जरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सल्फर. मैंने उधर लंबी चेन्स बनाई थी ना, ये देखो एक रिंग का स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही आप चौथा भी बना सकते हो, राइट. तो दे आर स्टैकिंग वन अबव द अदर, क्लोजली पैक्ड. और यही चीज अगर ऐसे होती, ऑपोजिट हो गए थे ना एक दूसरे से, तो ये थी अल्फा और ये थी बीटा. ठीक है, तो यहां पे मैं लेके चल रही हूं, चाहे इस फॉर्म को ले लो चाहे इस फॉर्म को ले लो. तो शुरू में ये दोनों ही, टेम्परेचर इज 388 केल्विन. ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं. 388 केल्विन के ऊपर ये जो स्टैकिंग है टूट गई, ये अलग अलग हो गई. हमने इसको और ज्यादा हीट किया. ठीक है, और ये चेन्स खुल गई. अब जो S8 था यहां तक ये S8 ही है, उधर भी S8 है, लेकिन ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था ना वो टूट गया और वो लीनियर चेन बन गई. ठीक है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 388 केल्विन, ये अब बन गया ओपन चेन. दिस इज नाउ ओपन चेन. लेकिन ये चेन्स सारी एंटेंगल्ड हैं, एक दूसरे के बीच में फंसी हुई हैं. हमने टेम्परेचर और बढ़ाया एंड अबाउट 473 केल्विन टेम्परेचर, लिक्विड जो है नाउ, जब ये चेन्स खुल गई इट फॉर्म्स लिक्विड, इट इज इन मोल्टन स्टेट नाउ. और जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ता है इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. और ये जो टेम्परेचर है 473 केल्विन, इस टेम्परेचर के ऊपर इट इज इन मोल्टन स्टेट एंड दिस लिक्विड इज बॉइलिंग. इट इज बॉइलिंग लिक्विड. और इस स्टेज के ऊपर वी आर हैविंग S8 एंड S2 सल्फर रिंग्स. अब यहां पे S8 भी होंगे और 2 सल्फर वाले भी होंगे, मिक्सचर होगा, दोनों हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसने बॉइलिंग स्टार्ट कर दी है. और जब टेम्परेचर हो गया 473 केल्विन से ऊपर तो वेपर्स बनने शुरू हो गए. एंड एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 केल्विन और एट 1000 केल्विन, what happens? There are purely S2 molecules. सल्फर का S8 खत्म हो जाता है, only S2 molecules. और ये जो S2 है ना, it resembles O2. दोनों सेम, जैसे ये पैरामैग्नेटिक है उसी तरीके से ये पैरामैग्नेटिक. आपने इन दोनों का कंपैरेटिव एनर्जी लेवल डायग्राम देखा है. तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट हैपन्स to the sulfur at an elevated temperature, or in what form sulfur exists
in at an elevated temperature or very high temperature. तो elevated or very high temperature sulfur exists as S2 similar to oxygen molecule in diatomic form. जबकि उससे पहले 473 केल्विन टेम्परेचर तक इट इज हैविंग बोथ टाइप्स S8 एंड S2. लेकिन S2 पीछे नहीं बना, कब बना वो 473 केल्विन के ऊपर मोल्टन स्टेट में जब ये आ जाता है. ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ S2 एंड S2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसकी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये था सल्फर. ओके, अब देखिए अल्फा और बीटा. अल्फा मतलब रोम्बिक सल्फर, दिस इज मोनोक्लिनिक. दोनों ही क्रिस्टलाइन, मैं पहले बहुत बार बता चुकी हूं. इट इज स्टेबल below 369 Kelvin and it is stable above 369 Kelvin. Means it is stable at room temperature and it is stable at high temperature, right? तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर ग्रेटर देन 369, तो अल्फा जो है वो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी. रिवर्स करें, टेम्परेचर इज लेस देन 369 तो बीटा फॉर्म जो है वो अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगी. तो व्हाट अबाउट टेम्परेचर इक्वल टू 369? दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर? अ टेम्परेचर एट विच अल्फा एंड बीटा बोथ एग्जिस्ट, दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. 369 से ज्यादा होगा तो बीटा होगी, 369 से कम होगा तो अल्फा होगी. एक क्वेश्चन ये भी आता है. ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कंपाउंड की. नेक्स्ट कंपाउंड इज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, रिगार्डिंग इट्स स्ट्रक्चर, जब हमने इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की थी वहां मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, राइट? तो इट इज हैविंग बेंट स्ट्रक्चर. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि यहां पे इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा. ठीक है, सो अब इसका प्रेपरेशन, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेपरेशन. ओके, देखिए दो तरह की हमारे पास प्रोसेसेस है, एक है लेबोरेटरी और दूसरा है कमर्शियल लेवल के ऊपर. ठीक है, लैब के अंदर इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सल्फाइड्स, राइट? सल्फाइड मतलब SO3 2 नेगेटिव. ठीक, और सल्फेट क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव. जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा वो सल्फेट, जिसमें ऑक्सीजन कम वो सल्फाइड. तो स्पेशली सोडियम सल्फाइड, इसका 2 चार्ज इधर आ गया, इसके ऊपर +1, दोनों के दोनों चार्ज बैलेंस. दिस इज सोडियम सल्फाइड. इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड और यह बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल बी लिबरेटेड, राइट? इट विल रिमेन डिसॉल्व्ड और ये वाटर एक्वस के अंदर ही रहा और सल्फर डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड, फिर जिसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के साथ स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अब देखो, अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है यहां पे, तो सल्फाइड ये किस में कन्वर्ट होगा? सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट के अंदर. ठीक है, इससे एक ऑक्सीजन निकल के इस साइड, ठीक, और एक ऑक्सीजन वाटर के साथ रह गई और बाकी क्या बन गया? SO2. और मेनली यहां पे क्या रिएक्शन हो रही है? SO3 2 नेगेटिव. ठीक है, और एसिड, एसिड में से क्या आया? H पॉजिटिव, राइट? तो यहां से आए 2 H पॉजिटिव, यहां से आया सल्फाइड, दोनों कंबाइन किए 2H और एक ऑक्सीजन वाटर और SO2. दिस इज द मेन रिएक्शन. जब मैंने कहा कि फ्रॉम सल्फाइड्स, तो सल्फाइड्स में से यहां सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, बेसिक रिएक्शन तो ये है.
इसका SO3 नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, दे विल लिबरेट H2O एंड SO2. एंड ऑन कमर्शियल स्केल, फ्रॉम रोस्टिंग ऑफ आयरन सल्फाइड बेसिकली, तो आयरन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, रोस्टिंग के अंदर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं, वी विल गेट फेरस ऑक्साइड प्लस SO2. यहां पे हम लार्ज स्केल में SO2 को प्रिपेयर करते हैं. और एक मेथड, प्योर हमारे पास सल्फर, उसकी ऑक्सीडेशन कर दीजिए, इट विल ऑल्सो गिव SO2. और वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर जो गैसेस रिलीज होती हैं उनके अंदर SO2 काफी क्वांटिटी में होता है. तो ये था इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन. ठीक है, आपने वीडियो के अंदर भी देखा. मैं इनके मेन क्वेश्चंस अभी टेकअप करूंगी, ठीक है, जो पेपरों में पूछे गए हैं. अब इसकी एसिडिक नेचर आपको पता है, SO2 जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा इट विल फॉर्म H2SO3. दिस इज सल्फ्यूरस एसिड. और H2SO4, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई, इट इज सल्फ्यूरिक. अस मीन्स लो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई मीन्स इक मीन्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो इट इज एसिडिक इन नेचर. एंड इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में डिसॉल्व करके क्या बनाता है ये एसिडिक सोल्यूशन, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड. देन इट लिक्विफाइज. ये जो H2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, इट लिक्विफाइज एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आप इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डबल कर दीजिए, इट विल गेट लिक्विफाई. कि ये गैस जार और ये पिस्टन है, आप प्रेशर को बढ़ा दीजिए. यहां तक आते आते जो भी SO2 के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी लिक्विफाइड. और इसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो, 263 केल्विन. 273 केल्विन पे आइस होती है, तो ये 263 पे बॉइल शुरू हो जाता है. ठीक है, देन इट रिएक्ट्स विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्योंकि SO2 इज एसिडिक, राइट, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्या, सल्फाइड. सल्फाइड्स बनेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है, कंप्लीट द इक्वेशन. और हाउ SO2 रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए. अब आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, देखो ये रहा एसिड प्लस बेस, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर. अब सोडियम के साथ इसका जो भी हमारे पास सॉल्ट बनेगा दैट विल बी Na2SO3, 2 सोडियम लगेंगे, Na2SO, एक ऑक्सीजन इधर से, तो बाकी क्या बचा, H2O. देख लीजिए, इट इज बैलेंस्ड. अब SO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस, सॉल्ट एंड वाटर. ओके, क्वेश्चन, what happens when SO2 is passed in excess through aqueous sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ SO2 मिलता है तो सल्फाइड बना दिया, लेकिन अगर हम SO2 एक्सेस में यूज कर रहे हैं व्हाट विल हैपन, तो ये रहा SO2 इन एक्सेस प्लस, अब ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, NO2, ये बन गया ना पहले, Na2SO3, ये एक्सेस में आ गया, तो दे विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. देखिए जरा, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 सल्फर 2 सल्फर, ऑक्सीजन है यहां पे 6, 3 2 6, हाइड्रोजन है 2 2, ऑल बैलेंस. दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. इसी
तरीके से जरूरी नहीं है कि SO2 के साथ ही ये कंबाइन करेगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है, दैट इज हाउ SO2 रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाउ SO2 reacts with lime water, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे भी आ सकता है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO2, कंप्लीट द रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल रिएक्शन, जैसे उधर था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम सल्फाइड, वैसे ही कैल्शियम के साथ कैल्शियम सल्फाइड। तो दिस इज CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर, ठीक है। दिस इज एसिड बेस एंड दिस इज मिल्कीनेस। जब ये बनता है कैल्शियम सल्फाइड तो इट इज हैविंग मिल्कीनेस। और सेम व्हेन SO2 is in excess, milkiness of CaSO3 disappears. Why? This is one more question. जब SO2 हम एक्सेस में लेंगे तो इसकी मिल्कीनेस खत्म हो जाती है। चलिए देखें कैसे। CaSO3 plus sulfur dioxide plus water and it will form CaHSO3, ठीक है। ये बन जाएगा CaHSO3। अब इसका चार्ज जो है वो अनबैलेंस हो गया, क्योंकि अब HSO3 के ऊपर होता है -1 चार्ज, इसके ऊपर है +2, तो इट विल बी रिटन एज दिस। तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड दिस इज कलरलेस, ठीक है। मिल्कीनेस थी इस कंपाउंड की वजह से, इस कंपाउंड की वजह से मिल्कीनेस थी। जब हमने SO2 एक्सेस में ले लिया तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम क्या बना था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर। ये दो तरह के क्वेश्चंस जो है वो बार बार पेपर में आए हुए हैं। जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड का था सेम आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ बैलेंस्ड, यस। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरीन। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, नेम द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO2 SOCl2, ठीक है। ओके, होता क्या है, SO2, this is reaction with chlorine, SO2 reacts with Cl2। अब देखो क्वेश्चन क्या है, what happens, या complete the equation, how SO2 reacts with Cl2। अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हमारे पास आ जाए, बेसिकली हमारे पास जो यहां पे क्वेश्चन बनने वाला है, दिस इज SO2 Cl2, SO2 Cl2, ओके। ये जब इसके साथ कंबाइन करता है इट फॉर्म्स SO2 Cl2 एंड दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और पूछा क्या था, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड एंड दिस इज चारकोल। आंसर सिर्फ इतना सा था, दैट चारकोल, simple, SO2 plus Cl2, it forms SO2 Cl2, it is liquid। अब देखो ये हमारे पास SO2 it is in gaseous form, chlorine it is in gaseous form but it is in liquid form, SO2 Cl2, right? Next, reaction with oxygen, very simple, SO2 plus oxygen और ये बनाता है SO3, ठीक। क्वेश्चन इज कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन में ये रिएक्शन यूज आती है,
तो यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। सल्फर डाइऑक्साइड की हो गई ऑक्सीडेशन, इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ये था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका जो है दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। ओके, अब इसकी रिड्यूसिंग नेचर किसकी वजह से है, क्योंकि इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ रिलीजिंग nascent hydrogen, atomic hydrogen, and like nascent oxygen, it is very very reactive. ठीक है, well now we are left with only one property, that is reducing nature of SO2. okay, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं यहां से। reducing nature means SO2 it is acting as reducing agent and it will cause reduction of other compounds, right? It will cause reduction of other compounds. Okay, अब यहां पे मैंने आयरन 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, मैंगनीज +7 से +2, क्रोमियम +6 से +3, तो आप देखना मैं एक एक करके इनको बैलेंस करती हूं। SO2 एज इट इज, जब ये ड्राई है तब नहीं रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली इफ इट इज प्रेजेंट along with water. मीन्स क्वेश्चन क्या आएगा, moist sulfur dioxide is a strong reducing agent, yes or no? ठीक है, तो moist SO2, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है आपने और आपको ये कॉम्बिनेशन नजर आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, देखो इसको जब ये दोनों चीजें प्रेजेंट हो तो ये मान के चलना कि दो तरह के आयन्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। जब भी SO2 along with water is present in any chemical equation, तो ये दो आयन्स तो बनेंगे ही बनेंगे। कंप्लीट का रिएक्शन आता है ना, बनेंगे ही बनेंगे। और जो लेफ्ट पे आपको मेटल दिया होगा, इधर से उसकी परली साइड को जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम। ठीक है, अब why it act as a reducing agent? Because when SO2 reacts with water, it forms sulfuric acid and liberates nascent hydrogen. This is called nascent hydrogen or atomic hydrogen, and it is very 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 reactive. बहुत रिएक्टिव होती है ये, ठीक है, तो ये दूसरों की रिडक्शन करवाता है, राइट। So this is moist SO2. It is acting as a reducing agent because it causes reduction of others and itself undergoes oxidation. So this is the basic reaction. इस nascent hydrogen की वजह से इसकी reducing property है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है why it act as reducing agent, क्योंकि during its reaction with water it liberates nascent hydrogen which carries out the process of reduction. ठीक है, तो अब एक एक करके ना हम इनको बैलेंस करते हैं और आप देखना किस तरीके से हम इसी चीज को यूज करेंगे, इनकी इसी प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब मेरे पास है सबसे पहले रिडक्शन ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव टू आयरन 2 पॉजिटिव। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन रिडक्शन ऑफ फेरिक सॉल्ट्स टू ferrous salts by SO2 as reducing agent। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, दूसरा डायरेक्ट ये आ जाएगा हाउ SO2 reduces ferric to ferrous। ठीक है, बहुत सिंपल, मैंने इधर लिखा फेरिक। अब देखो बच्चे, ये फेरिक Fe2SO3 फेरिक सल्फेट भी हो सकता है, फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है, एनाइन कोई भी हो, क्योंकि रिडक्शन किसकी होनी है, केटाइन की, इसलिए हम सिर्फ आयन्स को लेके चलते हैं, राइट। Fe3 पॉजिटिव, ओके, प्लस SO2 प्लस 2H2O, पता है ना आपको, ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहेगा, दिस इज मोइस्ट SO2। अब इस साइड
क्या बनेगा, एक तो सल्फेट बनेगा ही बनेगा और साथ में H पॉजिटिव, 2 2 4, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा यहां पे, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मुझे इसको बैलेंस करना है, मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूं, लेकिन आपने +1 के अंदर पूरा लेसन आप लोग करते हो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, तो यहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर से इसको बैलेंस करने वाले हैं। Fe3 पॉजिटिव से बना Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। तो हियर इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। यहां पे सल्फर है +4 और यहां पे सल्फर है +6, तो देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, डिक्रीज को इंक्रीज, इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई। ओके, रीराइटिंग द इक्वेशन, इट इज Fe3 पॉजिटिव, SO2 plus 2H2O, Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इसके आगे लग गया 2, इधर 2 है तो इधर भी 2 लग गया। ओके, सल्फर 1, सल्फर 1। नेक्स्ट ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4। नाउ लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 2 2 4, तो यहां क्या लग गया 4। टू सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल, बैलेंस हो गया। तो दिस moist sulfur dioxide carried out reduction of Fe3 positive to Fe2 positive, means यहां पे क्या हुई है, रिडक्शन। यहां पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। सल्फर की हो गई ऑक्सीडेशन और आयरन की हो गई रिडक्शन। बहुत मुश्किल था ना, बहुत आसान था, मुझे पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक, इसी सिस्टम से हम उसको करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज मैंगनीज +7 to मैंगनीज +2। वेल, क्वेश्चन अगेन उसी फॉर्म में आएगा, हाउ इट कैरीज रिडक्शन फ्रॉम मैंगनीज +7 to मैंगनीज +2, ठीक है। ओके, अब फिर से इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ मैंगनीज +7 किस में आएगा, यस, पर मैंगनेट आयन के अंदर। दिस इज KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट। KMnO4 था, मैंने K पॉजिटिव हटा दिया, ठीक है। नाउ इट इज मैंगनेट आयन प्लस SO2 प्लस H2O, और हम H2O कितने लेते हैं, 2। इसको इसी कॉम्बिनेशन में लेना। नेक्स्ट व्हाट विल फॉर्म, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, और साथ में ये तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पे मैंगनीज +7 से बना +2, तो यहां पे हुई डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5, तो यहां क्या हो रही है, रिडक्शन। सल्फर +4, सल्फर +6, राइट, इट इज +6, तो यहां पे क्या हुई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी डिक्रीज को इंक्रीज और इंक्रीज को डिक्रीज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, रीराइटिंग इट, MnO4 नेगेटिव, SO2 + 2H2O एरो, Mn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ओके, इसका कितना आया था, 5, तो हियर आई विल राइट 5। इसका आया इंक्रीज 2, तो वी विल राइट 2। ओके, 2 मैंगनीज, क्योंकि पहले आपको सिर्फ डिक्रीज इंक्रीज वालों को बैलेंस करना है। यहां पे हमारे पास सल्फर कितने आ गए, 5। ओके, पुट हियर 5, बहुत सिंपल है, यहां 5 लगा दिया। ओके, अब बारी किसकी आई, ऑक्सीजन की। काउंट, 4 2 8, 5 2 10, 18 + 2 20, राइट। ऑक्सीजन कितनी आई, 4 2 8 प्लस 5 2 10 + 2, टोटल हो गई 20। वेल, इस साइड 5 4 20, वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इट इज अगेन 20। नाउ ये थी ऑक्सीजन, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ओके, 2 2 4,
इधर क्या लग गया 4, इक्वेशन बैलेंस्ड। अब आप लोग काउंट कर लीजिए, हमारे पास एक और तरीका है, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो, 2 नेगेटिव, राइट, इधर 2 2 जा 4, राइट, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और इधर क्या है +4, नेट क्या आया -2। इससे पहले जो हमने बैलेंसिंग की ना आयरन वाली, उसको भी आप लोग बैलेंस करके मेरे को भेजना, इसका चार्ज हम इस तरीके से उसको उधर बैलेंस हम कर सकते हैं। लेट मी रीराइट इट। आपके पास आया था ना बैलेंस करने के बाद Fe3 पॉजिटिव प्लस SO2 प्लस 2H2O एरो 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस SO42 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, और इधर था 2। तो यहां देखो 3 2 जा 6, और इधर 2 3 जा +6 -2 +4 आ गया। 6 प्लस ये आया 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 -2 एंड 4 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे है +2, तो दिस इज 2 2 जा 4, 4 4 8 8 -2 +6। तो जब आपके ये चार्जेस बराबर आते हैं ना, तब क्लियर होता है कि हमारी बैलेंसिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक, ये भी बहुत मुश्किल था, बहुत आसान था। चलिए, नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट। समझ आ गया ना सबको? ओके, लास्ट इज क्रोमियम की ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले हैं हम। ओके, क्वेश्चन अगेन, हाउ इट रिड्यूसेस क्रोमियम +6 टू क्रोमियम +3। अब देखो क्रोमियम +6 टू क्रोमियम +3 कैसे आएगा? क्रोमियम मैं ले सकती हूं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है। तो मैं लिखूंगी Cr2O7 नेट चार्ज 2 नेगेटिव, ये हट गया ना। वेल, साथ में हम क्या ले रहे हैं SO2 + 2H2O, राइट। और ये आ गया हमारे पास क्रोमियम, इससे क्या बनेगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इट इज डैम श्योर कि इसको बनना ही बनना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, हर बार जब हम इसको यूज करते हैं, S 2 ऑक्सीजन 2 SO4 हो गया और 2 हाइड्रोजन, तो मैं इसको 4 हाइड्रोजन पहले ही लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में भी 4 ही लगाना पड़ता है। तो इन दोनों को मोएस्ट SO2 से बन रही ये दो चीजें, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज है +6, इसके ऊपर है +3, ये है +4, ये है +6, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको हटा रही हूं यहां से, इसकी अब जरूरत नहीं है। क्रोमियम, ओके, अब देखिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3, लेकिन वो है पर क्रोमियम। कितने क्रोमियम हैं? 2। बहुत से बच्चों को याद आ रहा होगा +1 का, ठीक है। अब ये हो गया, अब बारी आई सल्फर की। ओके, दिस इज मोएस्ट SO2, ये सल्फर सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। आप चाहे तो यही काट दे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 हो गया और ये 3। रीराइट द इक्वेशन, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 प्लस 2H2O, यहां बन गया क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस SO42 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, ठीक। अब डिक्रीज को इंक्रीज, इंक्रीज को डिक्रीज से कीजिए, यहां क्या लग गया 3, और यहां तो 1 ही रहा। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 3 सल्फर 3 सल्फर, ऑल सेट। 2 क्रोमियम, डिक्रीज को इंक्रीज बैलेंस कर दीजिए, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 3 सल्फर 3 सल्फर। अब किसकी बारी आई? ऑक्सीजन की। वेल, इस साइड ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 7 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, तो टोटल कितनी हो गई? 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 टोटल 15। दीज आर ऑक्सीजन। इस साइड ऑक्सीजन जो है वो कैलकुलेट कीजिए, 4 3 जा 12, इस तरफ है 12, और आपको पता है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, ये मिलके एसिड ही तो बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड में क्या लगाते हैं? वाटर। कितने वाटर लगेंगे? 3, ठीक है।
इससे पहले हमारी हाइड्रोजन बैलेंस थी, अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3 वाटर इधर लग गए, तो क्या बैलेंस किया आपने वाटर ऐड करके? सिर्फ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, 6 हाइड्रोजन भी तो एक्स्ट्रा आई, तो इस हाइड्रोजन के ऑपोजिट क्या लग जाएंगे? 6H पॉजिटिव। मेरी बात समझे आप लोग? सब कुछ बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही थी। इस तरफ 15, उस तरफ 12, तो हमने 3 वाटर लगा दिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन ये 6 हाइड्रोजन भी तो एक्स्ट्रा आए, तो हमने इसके ऑपोजिट 6H पॉजिटिव ऐड कर दिए बिकॉज इट इज एसिडिक मीडियम। ओके, अब बोलिए Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 प्लस 2H2O प्लस 6H पॉजिटिव, ये बना 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 3H2O। ठीक है, अब देखो इधर 2H इधर 3H, तो नेट H2O एक बचा इस साइड, तो लास्ट में हम यहां लगा देते हैं एक H2O। चलो बाकी पहले लिखते हैं। Cr2 2 नेगेटिव प्लस 3SO2, तो वाटर कैंसिल हो गया, खत्म। इधर है 6 हाइड्रोजन्स, इधर है 4 हाइड्रोजन्स, नेट किधर आया? इस साइड, प्लस 2H पॉजिटिव, इधर क्या आया? 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस H2O। अब चेक करें, 7 प्लस 6 13, इधर आ गए 13 ऑक्सीजन, और इधर देखिए 4 3 12, 12 प्लस 1 13, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन इधर है 2, इधर भी 2, सारे का सारा इक्वेशन प्योरली बैलेंस्ड। लेट्स सी द चार्ज, -2 प्लस 2, इधर 2 3 प्लस 6, 2 3 -6, नेट क्या आया अभी? 0। तो दोनों तरफ के चार्जेस भी बैलेंस हैं, तो वहां से हमें दिखाई दे रहा है दैट इक्वेशन इज प्रॉपरली बैलेंस्ड। तो इस तरीके से हम चाहे आयरन को रिडक्शन करें, चाहे मैंगनीज की रिडक्शन करें, चाहे क्रोमियम की, किसी भी कंपाउंड की आपके पास रिडक्शन आ जाती है, तो आंखें बंद करके ये 2 कंपोनेंट तो आप एज इट इज ही लिख देंगे, सल्फेट 2 नेगेटिव एंड 4H पॉजिटिव। बाकी आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, इट इज डैम इजी। तो ये थी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक नॉलेज माइंड में रहनी चाहिए कि जब सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाती है। 2-4 रिएक्शंस है जिनको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एजेंट, SO2 एज अ ब्लीचिंग एजेंट। रिएक्शन वही, दिस इज मॉइस्ट SO2, इट विल फॉर्म H2SO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन एंड दिस नेसेंट हाइड्रोजन इज टेकन अप बाय कलर्ड मैटर, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन और it will form colorless matter, means it is bleached. Although ये प्रोसेस इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, जैसे ही ये सनलाइट को एक्सपोज होता है वापस कलर्ड कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इट ऑल्सो एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, लेकिन कौन सा इसके अंदर एलिमेंट है जो एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है, जो इसकी ऑक्सीडेशन करवाता है? दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, पहले उसमें क्या था? ओजोन के अंदर क्या था ब्लीचिंग एजेंट? कौन था? ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, और यहां पे क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिस वक्त भी जो भी केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए आती है, अगर आपको SO2 के साथ वाटर लिखा हुआ नजर आता है, ठीक, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई इधर कंपाउंड होगा तो अल्टीमेटली वो उसके सल्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स सल्फेट। तो ये जब आपस में जुड़ते हैं दे फॉर्म H2SO4 विद द लिबरेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो जिसके भी साथ ये कंबाइन करेगा अल्टीमेटली तो इसने क्या बनाना है? सल्फेट। लेकिन आप इसको आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कीजिए, आपको ये 2 चीजें हैं जो बनेंगी ही बनेगी,
क्योंकि H2SO4 अल्टीमेटली किस में टूटने वाला है, सल्फेट और H पॉजिटिव में, तो ये चीज बनेगी ही बनेगी, ठीक है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर जो भी आपके पास हो, तो कोई भी इक्वेशन है, अगर इधर Fe3 है तो इक्वेशन के दूसरे पार Fe2 बनेगा, अगर इक्वेशन के इस और मैंगनीज +7 है तो दूसरी और मैंगनीज 2 पॉजिटिव बनेगा, अगर इस और क्रोमियम 6 में है तो इस और क्रोमियम 3 में बनेगा। तो ये तीनों ही रिएक्शंस इसके साथ की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये थे वेरियस क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, किस तरीके से इसकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वन मोर क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग as well as reducing agent, right? reducing agent, oxidizing कैसे, SO2 इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, it can form +6 oxidation state, right? it has capability of conversion to SO3, और SO3 के अंदर ये क्या बन जाएगा, +6 मीन्स इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिड्यूसिंग नेचर तो आपने देख ही ली, ठीक है। तो SO2 अब +4 से हो गया +6 मीन्स इसकी अपनी हुई ऑक्सीडेशन, सो इट एक्टेड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल्सो SO2 ये +4 से +6 दिखाई इसने, और इट कैन ऑल्सो टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड शो +2 oxidation state, so it will act as reducing agent. It will react with water and perform its reducing character by the liberation of nascent hydrogen. So sulfur dioxide is the only oxide which can act as oxidizing as well as reducing agent, ठीक है। तो the last topic related to SO2, इसकी यूजेस ये भी पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फाइड, कोई भी केमिकल जिसमें SO2 यूज होता है, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है SO2 से SO3 बनाते हैं। देन रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड पेट्रोलियम, अब क्योंकि इसकी ब्लीचिंग क्वालिटी है, इट कैन बी यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो आपको पता है जब शुगर मिल के अंदर चीनी बनती है, शुगर बनती है, उसके क्रिस्टल्स, तो वो बिल्कुल व्हाइट नहीं होते हैं, येलो कलर के होते हैं, जैसा हमारे पास जेगरी होती है, गुड़ होता है, उसी कलर के होते हैं। तो वो जो ऑरेंजिश ब्राउन कलर है उसको उड़ाते कैसे हैं, कलर्ड से कलरलेस किया जाता है बाय द यूज ऑफ SO2, ठीक है। बहुत सी शुगर फैक्ट्रीज ऐसी हैं, शुगर मिल्स ऐसी हैं जो एनिमल चारकोल यूज करती हैं, दैट वाज ओल्ड प्रोसेस, बट मैनियर जो अच्छी वाली कंपनीज हैं, शुगर मिल्स हैं, दे आर यूजिंग सल्फर डाइऑक्साइड, कि जहां से वो फिर मटेरियल जाता है कलर, उसके बीच में जगह जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर को बर्न करते हैं, प्योर सल्फर इज बर्न्ड एंड SO2 इज प्रिपेयर्ड, और वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हॉट एयर ब्लोज भेजे जाते हैं अंदर एंड दे एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। और आपने देखा शुगर जो है वो कितनी ज्यादा व्हाइट होती है, तो इस तरीके से उसकी रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली विद पेट्रोलियम, then it is used for the bleaching of delicate items like silk, wool, etc. then it is used as a disinfectant and germicide, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरों की ऑक्सीडेशन भी करवाता है। एंटी क्लोर मीन्स क्लोरीन के एंटी, तो जितनी भी एक्स्ट्रा क्लोरीन होती है किसी ब्लीच्ड आर्टिकल के अंदर, ये उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। Liquid SO2 is used as a solvent, effective solvent, very good solvent. And SO2, it is also used as a preservative. It is also used as a refrigerant because ये जितनी आसानी से लिक्विफाई होता है उतनी ही आसानी से इसको हम वापस इवेपोरेट भी कर देते हैं। तो ये थी यूजेस ऑफ SO2। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और बात करेंगे सल्फर के और कंपाउंड्स, आई मीन ऑक्सो एसिड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सो टिल देन आप इस वीडियो को देखें,
इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ.